हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमआई टेक्निकल में। आज हम लोग जानेंगे कि एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डी फ्रीजर, ये जो ठंडा करने वाली मशीनें होती हैं, आखिर ये ठंडा क्यों करती हैं, इसके अंदर कौन सी क्रियाएं होती हैं, एकदम जीरो लेवल से समझेंगे। यहां से समझिए कि एकदम जीरो से समझेंगे कि अगर आप एसी, फ्रिज के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आज यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि किस प्रकार से वो कार्य करती है। छोटी बड़ी समस्याओं को आप किस प्रकार से अपने घर पे भी सही कर सकते हैं, आप उसको नई नई समस्याओं के बारे में भी समझेंगे। इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे नए तैयार होंगे, तो बिल्कुल एकदम बारीकी से समझेंगे उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर, डी फ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करने का कार्य करती है, सबके कार्य करने की प्रक्रियाएं सेम होती हैं। जैसे समझिए कि अगर इंसान ही है तो चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पास हाथ होता है, आंख होती है, नाक होता है, कान होता है, पैर होता है ना। सेम यही क्रियाएं सबके साथ इसमें भी होती है, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर, डी फ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करने का कार्य करती है वो सेम होती है। और उसमें ये जो पार्ट लगे होते हैं वो भी सेम होते हैं, उसकी जो ठंडा करने की प्रक्रिया होती है वो भी सेम होती है। लेकिन डिफरेंस इस बात का होता है उसमें कि वो बड़ा और छोटा होता है। जैसे मान लीजिए फ्रिज है तो थोड़े छोटे स्थान को ठंडा करती है, एसी है थोड़े बड़े स्थान को ठंडा करती है, तो उसके जो पार्ट होंगे वो थोड़े बड़े बड़े लगेंगे, नाम वही रहेगा, काम वही रहेगा, उसकी साइज केवल थोड़ी बड़ी रहेगी। तो मशीन अगर बड़ी है तो पार्ट बड़े लगेंगे, मशीन अगर छोटी है तो पार्ट छोटे लगेंगे। जैसे कोई नाटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। उसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले बात करें, एसी या फ्रिज जो होती है ना, हमारी मुख्य रूप से दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। सबसे यहां से समझेंगे कि मुख्य रूप से दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसमें एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम और दूसरा होता है मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल यानी कि एसी, फ्रिज में प्रयोग होने वाले वह भाग जिसको कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता पड़ती हो, यानी न्यूट्रल फेस की आवश्यकता पड़ती हो, यानी पावर की आवश्यकता पड़ती हो, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि समझिए, जैसे बल्ब हो गया फ्रिज में लगा है तो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, फैन लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कोई स्विच लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। यानी कि ऐसे पार्ट जिसको कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता पड़ती हो उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। और जो दूसरा भाग है वो होता है हमारा मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है? एसी, फ्रिज में प्रयोग होने वाले वह भाग, यानी एसी, फ्रिज के वह भाग जिसमें गैस का संचार होता है, गैस का संचार होता है। यानी जैसे मान लीजिए एसी, फ्रिज में वह भाग जिसमें सिर्फ गैस घूमती है, उसमें सिर्फ गैस जाती है, उसको कार्य करने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर ये पाइप होती तो गैस इधर से इन करेगा और इधर से निकल जाएगा, तो क्या होगा? ये कौन सा सिस्टम है? ये मैकेनिकल सिस्टम आएगा। कैसे? क्योंकि इसमें गैस का संचार होता है, इसमें गैस घूमती है। तो एसी या फ्रिज में प्रयोग होने वाले वह भाग जिसमें गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब समझिए, मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत ना कुल मिला के 5 भाग आते हैं। और ये जो 5 भाग होते हैं, जैसे इंसान के शरीर में मुख्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, और कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो 5 होते हैं। उन 5 के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी हो जाती, कोई एक चीज नहीं होती है। तो उसी प्रकार से इसमें भी 5 का होना जरूरी है। 5 में से कोई एक नहीं रहेगा तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो 5 का होना जरूरी है। तो 5 को समझना सबसे पहले जरूरी है। ये 5 मैकेनिकल भाग हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी एक भाग की बात करें तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है कंप्रेसर। देखिए, ये यहां से लेकर के यहां तक, इतनी दूर तक ये समझिए कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या होता है? एक प्रकार का मोटर होता है। अब देखिए, कंप्रेसर एक मोटर होता है। अब मोटर है तो इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाएगा। ऐसा भी समझिए कि कंप्रेसर का कार्य होता है ना, गैस को एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। गैस को एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। तो इसमें 2 पाइपें, इसमें 3 पाइपें कुल मिला के होती हैं, और एक साइड से एक पाइप से गैस खींचेगा और दूसरी पाइप से गैस को बाहर करेगा। तो जहां से गैस को खींचता है वो सक्शन लाइन कहलाती है, और जहां से गैस को फेंकता है वो डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। नाम से भी समझ में आ रहा होगा ना कि सक्शन लाइन, सक्शन का मतलब क्या हुआ?
हुआ, खींचता है वहां से, सक्शन करता है और डिस्चार्ज लाइन खत्म करता है। डिस्चार्ज हो गई मोबाइल की बैटरी, खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई, तो हुआ ना ये डिस्चार्ज का मतलब जहां से वो बाहर निकालता है वो डिस्चार्ज लाइन, और जहां से वो खींचता है वो सक्शन लाइन होती है। तो ये सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, इसमें एक और लाइन होती है जिसका नाम होता है चार्जिंग लाइन। ये जो चार्जिंग लाइन होती है ना, इसमें इसके द्वारा कंप्रेसर मोटर में हम गैस भरते हैं, ऑयल भरते हैं। देखिए कंप्रेसर के अंदर ऑयल भी भरा जाता है, ऑयल का मतलब तेल। अब ये मत समझिएगा कि ये कंप्रेसर तेल से चलता है, ये कंप्रेसर लाइट से ही चलता है, विद्युत से चलता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि कंप्रेसर अगर विद्युत से चलता है तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हुआ। हाँ सही बात है, कंप्रेसर एक ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के अंतर्गत आता है। कैसे? कंप्रेसर में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, मोटर लगा होता है, चलता है, तभी तो अब प्रेशर बनाता है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया गया तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, और उसमें गैस का संचार भी होता है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो वो एक साइड से गैस को खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है, तो वो मैकेनिकल सिस्टम भी हुआ। इसलिए कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के अंतर्गत आता है। कंप्रेसर के अंदर आप बात कर रहे थे कि ऑयल भी प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके अंदर ऑयल प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कंप्रेसर ऑयल यानी तेल से नहीं चलता है, चलता है इलेक्ट्रिक सप्लाई से है। लेकिन फिर ऑयल क्यों प्रयोग किया जाता है? अब जैसे मान लीजिए कि हमारी बाइक है तो उसमें मोबिल भरा जाता है ना। अब मोबिल से तो नहीं चलती बाइक, पेट्रोल से चलती है, तो वो मोबिल क्यों भरा जाता है? ताकि उसका इंजन जो है वो रिपेयर होता है। जैसे हाथ की सिलाई मशीन है, उसमें भी तो तेल डाला जाता है, तेल से तो नहीं चलती ना, वो तो हाथ से चलाना पड़ता है। लेकिन तेल उसमें क्यों भरा जाता है? ताकि उसके अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं, जो छोटे छोटे पार्ट लगे हुए हैं, वो रिपेयर होते रहे, वो बढ़िया तरीके से कार्य करते रहे। उसी प्रकार से इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर क्या लगा होता है? पिस्टन और सिलेंडर। एक क्वेश्चन है कि कंप्रेसर में क्या लगा होता है जिसके द्वारा वो प्रेशर बनाने लगता है? तो कंप्रेसर के अंदर पिस्टन और सिलेंडर लगा होता है, जिसकी वजह से वह प्रेशर बनाने लगता है। तो इसके अंदर पिस्टन सिलेंडर ऐसे ऊपर नीचे चलता है, जिससे वो प्रेशर बनाता है। तो कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक तरफ से खींचना और दूसरी तरफ फेंकना। जैसे क्या होता है, जैसे हमारा ट्यूबवेल होता है ना, दमकल वाला, नहर किनारे ले जाके लगा देते, पोखरा किनारे ले जाके लगा देते, क्या होता है पानी उसमें से खींचा करके और अपने खेत में फेंकवा लेते। एक साइड से खींचता है वो और दूसरी साइड से फेंकता है। तो जहां से खींचा वो सक्शन लाइन हुआ और जहां से फेंका वो डिस्चार्ज लाइन हुआ। जैसे हमारे रूम कूलर में ले लीजिए कि वाटर पंप मोटर छोटा सा लगा होता है, वो भी नीचे से पानी को खींच करके ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है ना। वो भी जहां से खींच रहा है हम उसको कहेंगे सक्शन लाइन, और जहां से फेंक रहा है उसको कहेंगे डिस्चार्ज लाइन। तो ये हो गया हमारा सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। तो कंप्रेसर मोटर का कार्य क्या है? गैस को एक साइड से खींचना और दूसरी साइड से बाहर करना। अब इसके बाद देखिए जब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है ना, तो यहां पर समझिए कि एक पाइप के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और ये हमारा दूसरे पार्ट में जाती है, जिसका नाम होता है कंडेंसर। इसका नाम होता है कंडेंसर। अब समझिए कंडेंसर, ये नाम तो सुने ही होंगे। आपको लगता होगा कि नहीं ये फैन में जो लगता है ना, हमारे पंखा में वो जो छोटा सा लगता है उसको कंडेंसर बोलते नहीं, उसका नाम होता है कैपेसिटर। कंडेंसर क्या होता है? फ्रिज के पीछे एक लोहे की जाली बनी होती है, हर फ्रिज के पीछे देखेंगे एक लोहे की जाली लगी होती है, वही होता है कंडेंसर। तो यहाँ पे जो कंडेंसर होता है ना, वो लोहे का बना होता है और इलेक्ट्रिक कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस ये पाइप होती है। देखिए पाइप होती है, इसमें गैस घूम सकती है और कुछ नहीं होता है। अब समझिए जैसे देखिए हमारा जो ट्यूबवेल है, हमने क्या बताया, एक साइड से हम पानी को खिंचवाते हैं, दूसरी साइड से फेंकवा लेते हैं। लेकिन जहां से वो पानी को फेंकता है, अगर वहां पे हम एक पाइप लगा के बांध दें, तो वो पाइप लगा के अगर हम उसमें बांध देंगे तो क्या होगा? अब पाइप जहां लेके जाएंगे पानी वहां तक जाएगा, पाइप को हम जहां तक ले जाएंगे पानी वहां तक जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पे हम एक पाइप के द्वारा क्या करते हैं, इस गैस को ले लेते हैं कंडेंसर में, और कंडेंसर क्या करता है? गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर देता है। इतना घुमाता है ना कि इसकी पूरी गर्मी निकाल लेता है गैस की और उसको ठंडा कर देता है। और जब ठंडा कर देता है तो वो जो गैस होती है ना, वेपर से द्रव में यानी भाप से पानी के रूप में बदल जाती है। अब समझिए जैसे देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास पानी है और पानी को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? भाप बनेगा। और अगर उस भाप को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। समझते हैं ना कि पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप के रूप में बन के उड़ जाता है, लेकिन अगर हम किसी बाल्टी में किसी में बर्तन में पानी गर्म
गर्म कर रहे हैं और कुछ से ढके हुए तो वो पानी के रूप में जाकर ऊपर टच रहता है, क्योंकि ऊपर वो ठंडा हो जाता है ऊपर पहुंच करके ना। तो भाप वेपर से द्रव के रूप में ये भी उसी प्रकार से बदलता है कि गैस को इतना घुमाता है ना कि घुमा घुमा के उसको बिल्कुल ठंडा कर देता है, और जब वो ठंडा होता है ना तो वो वेपर से द्रव यानी भाप को पानी के रूप में बदल देता है। अब ये मत समझिएगा कि हम कोई नॉर्मल हवा को अंदर करवाएं और इधर से पानी निकलेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ फ्रियान गैस के साथ ये क्रिया हो सकती है। तो ये कंडेंसर का कार्य होता है हमारा गैस को घुमा घुमा करके वेपर से द्रव में यानी कि भाप को पानी बनाना। समझिए कंडेंसर के अंदर ना ऐसे देखेंगे ऐसे पतली पतली तिल्लियां लगी होती हैं। इन तिल्लियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तिल्लियों का कार्य ये होता है, सबसे पहला कार्य तो ये होता है कि एक कंडेंसर को सपोर्ट करती है। सपोर्ट का मतलब नहीं तो ये ऐसे आगे पीछे हो सकता है ना, आगे पीछे होने लगता है। तो ये जो तिल्लियां होती हैं क्या करती हैं, सपोर्ट करती है पहली बात। और दूसरी क्या होती है, ये कंडेंसर को ठंडा करने में सहायता करती है। अब ठंडा करने का क्या मतलब हुआ, देखिए जब हमारी एसी चाहे फ्रिज कार्य करती है ना, उसका जो कंडेंसर होता है वो गर्म होता है। जो कंडेंसर होता है हम जितना ऊपर टच करेंगे उतना ज्यादा गर्म होता है, जितना नीचे आएंगे उतना थोड़ा कम होता जाता है। ऊपर ज्यादा गर्म क्यों होता है, क्योंकि जब गैस निकल के जाती है ना तो उसके अंदर गर्मी ज्यादा होती है। जब वो जाती है ना तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है तो क्या करता है, ये धीरे धीरे गर्मी को खींचता है, खींचते खींचते क्या होता है, पूरी गर्मी नीचे आते आते उसकी खत्म हो जाती है। तो ये कंडेंसर इसलिए गर्म होता है क्योंकि गैस की गर्मी को खींच लेता है। तो ये लोहा जो होता है ये गर्म होता है, तो इसको ठंडा होने में भी ये जो पतली पतली हमारी तिल्लियां हैं ये सहायता करती हैं। तो जब ये कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में बदल के आगे भेजता है ना, तो देख पाएंगे इसी की पाइप को आगे जोड़ दिया जाता है। ये गैस कहीं बाहर नहीं निकलती है। जब आगे जाती है ना तो इसमें एक पार्ट लगा होता है जिसका नाम होता है फिल्टर। अब नाम से समझ में आ रहा होगा ना, फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या हुआ, वो फिल्टर कर रहा है। फिल्टर करने का क्या मतलब हुआ, उसको छानना, उसको शुद्ध करना, उसके अंदर कोई कचरा कोई नमी है तो उसको हटाना। तो क्या होता है फिल्टर के अंदर, देखिए छानने और शुद्ध करने के लिए दो चीज लगी होती है। एक तो इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां भरी होती हैं, दूसरा इसके अंदर जाली भी लगी होती है। अब समझिए सिलिकॉन की गोलियों का कार्य क्या होता है, फिर जाली का कार्य समझेंगे। जो इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती है ना, उसका कार्य होता है कि वो नमी को अवशोषित करती है। अब नमी को अवशोषित करने का मतलब समझिए, देखिए जब हम एसी फ्रिज के सिस्टम में जब इन पाइपों में गैस भरने जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं इसके अंदर पहले से जो नमी मौजूद होती है, यानी ये जो वातावरण की हवा है ना, कोई भी वस्तु हो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे अंदर हवा रह जाती है ना, तो वो जो वातावरण की हवा है उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। और अगर किसी कारण से हम बाहर निकालें और फिर भी वो बढ़िया से न निकला, थोड़ी बहुत हवा उसमें पहले से मौजूद है और रह गई, तो क्या होगा। अब सोचिए कि थोड़ी सी इसमें पहले वाली हवा है, बाद में जो हम इसमें गैस चार्ज करते हैं फ्रियान, जो हमारी ठंडा करने वाली गैस होती है, जब हम उस गैस को भरते हैं ना, तो पहले वाली हवा के संपर्क में जब हमारी फ्रियान गैस आती है ना, तो पहले वाले हवा को ये फ्रियान गैस ठंडी होती है तो उस हवा को भी ठंडी कर देती है। और वो जो हवा होती है वो इतना ठंडा हो जाती है कि ठंडा होकर के वो बर्फ का रूप धारण कर लेती है। और जब वो बर्फ का रूप धारण कर लेगी तो क्या होगा जानते हैं, पाइप में कहीं पे जाके क्या होगा, वो जम जाएगा। और पाइप में कहीं पर अगर जम गया तो क्या कहेंगे उसको, पाइप में अगर कहीं पे जम गया तो उसको क्या कहेंगे कि ये चोक हो गया। चोक, चोक क्या होता है समझते हैं ना, कि चोक का मतलब ये हुआ कि सिस्टम में किसी कारण से कहीं पे अगर गैस का बहाव रुक जाए उसे हम कहते हैं चोक हो गया। अब जैसे देखिए ठंडी का मौसम है, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही, नाक जाम हो गई, अब हम इसको कह सकते हैं कि चोक हो गया। चोक का मतलब क्या हुआ, अब गैस का बहाव रुक गया, गैस जो अंदर बाहर नाक से हो रही थी अब मुंह से लेना पड़ रहा है, तो गैस का बहाव रुक गया ना, उसे चोक कहते हैं। उसी प्रकार से इस सिस्टम में भी गैस का बहाव अगर कहीं पे कुछ फंस जाए, कुछ जाम हो जाए, तो उसे हम चोक कहते हैं। तो इसके अंदर जो सिलिकॉन की गोलियां होती हैं वो उस नमी को अवशोषित कर लेती है, और अगर थोड़ी बहुत नमी रह जाए तो उसको ये अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। और इसके अंदर जाली लगी होती है, वो जाली का कार्य ये होता है, ये जो कंडेंसर होता है ना फ्रिज का, ये लोहे का बना होता है। अब समझते हैं कि अगर लोहे के अंदर वेपर से द्रव में भाप से पानी बन रहा है, तो पानी अगर लोहे में जाएगा तो लोहे में जंग लगने के भी चांसेस हैं। अब अगर वो जंग लगा हुआ है तो किसी कारण से अगर थोड़ी बहुत झड़ गया, और झड़ करके गया तो अगले जो पार्ट है ना वो बहुत पतला होता है, तो उसमें जाके कहीं पे पाइप में जाम कर दिया तो भी गैस का बहाव रुक जाएगा, तभी हमारी फ्रिज या एसी ठंडा नहीं करेगी। अब देखिए ये जो कंडेंसर होता है ना, कंडेंसर का एक पार्ट और है कि कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन का ये मतलब होता है कि संघनन। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। संघनन क्या होता है समझिए, ये जो वातावरण की हवा होती है ना, ठंडी के मौसम में देखते होंगे कोहरा पड़ता है, आपने कभी सोचा ये जो कोहरा पड़ता है ये अचानक आ कहां से जाता है, कोहरा कैसे पड़ता है। तो देखिए होता क्या है कि ये जो वातावरण की हवा होती है ना, उस हवा को जो ठंडक का मौसम होता है वो इतना ठंडा कर देता है कि वो हवा ठंडा होकर के पानी के रूप
में बदलने लगती है। तो वही हवा जब पानी के रूप में बदलने लगती है ना, तो उसका जो कण होता है वो मोटा हो जाता है, तो हमें वो कोहरे के रूप में दिखाई देता है, हल्की हल्की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। तो उसे हम कहते हैं कि ये कोहरा पड़ रहा है, उसे संघनन कहते हैं। वही क्रिया तो यहां होती है ना, वातावरण की हवा को ठंडा करके पानी बनाता है ना, यही कंडेंसर करता है ना, तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। और उसके बाद फिल्टर क्या करता है, उसको छानता है, शुद्ध करता है। उसके बाद अगला पार्ट लगा होता है। देखिए अगला जो पार्ट है ना इसमें, इसका नाम है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, ट्यूब ये जो वर्ड है ना, इससे भी आप समझ सकते हैं, ट्यूब का मतलब होता है पाइप। ट्यूब का मतलब होता है पाइप। कहीं पर भी अगर ट्यूब की बात हो रही तो समझिए यहाँ पे पाइप है। अब ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टोर से ट्यूब बोलेंगे तो वो तो पेस्ट देगा, लगाने के लिए मलहम देगा, लेकिन ट्यूब का मतलब यहाँ पे पूरे सिस्टम में क्या होता है, हमारे पाइप होता है। और यहाँ पे ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना, यहाँ पे ऐसे देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया, ये टेढ़ा टेढ़ा बनाया गया, ये स्प्रिंग की भांति बनाया गया। तो ऐसा क्यों है ये समझिए कि ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है ना, इसकी जो लंबाई होती है फ्रिज में जो लगती है, इसकी लंबाई लगभग 12 फीट ऊंची होती है। 12 फीट ऊंची कैपिलरी ट्यूब 5 फीट की फ्रिज में लगाई जाती है। सोचिए कैसे लगेगी। कम जगह में ज्यादा चीज को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इसलिए मोड़ना पड़ता है ताकि हम इसको मोड़ करके ज्यादा जगह को कम में एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है, अब इसी कमरे में हमें 90 मीटर के तार को, बंडल को रखना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको खोल करके सीधा सीधा रख पाएंगे, नहीं ना। उसको हमें क्या करना होगा कि हम आसान तरीके से मोड़ करके किसी एक स्थान पर रख सकते हैं। उस प्रकार से हम हजारों मीटर रख सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा तो हम यहाँ पे 20-25 मीटर भी अगर लंबा नहीं हमारा कमरा है तो हम उतना भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये कैपिलरी ट्यूब की लंबाई अधिक होती है। अब समझिए दूसरा, इसका जो व्यास होता है ना, इसकी जो मोटाई होती है वो मोटाई बहुत कम होती है। कितना होती है, इसका जो व्यास होता है 0.22 mm या फिर 0.23 mm होता है। 0.22 mm या 0.23 mm होता है कैपिलरी ट्यूब का व्यास यानी मोटाई। और ये कितना होता है, हमारे कलम में जो हमारी पेन होती है ना, उस पेन के अंदर जो पतला सा सिक्का लगा होता है ना, उसी के मोटाई के बराबर लगभग ये कैपिलरी ट्यूब की मोटाई होती है। तो अब एक काम यहाँ पे ये कर समझिए कि जब यहाँ से गैस जाती है, मोटी पाइपों से होके जाती है। अब ये जो सारी पाइपें होती है ना, ये सारी पाइपें ये लगभग 1/4 की होती है, 1/4 की, तो इतनी मोटी लगभग होती है। लेकिन यही जब उतनी ही गैस जा रही थी, यहाँ पे उसका रास्ता क्या हुआ, पतला हो गया। अब मान लीजिए कहीं पे आप जा रहे हैं, रास्ता शुरू में आपको चौड़ा मिला, आप क्या करेंगे, स्पीड से तो जा सकते हैं, भागते हुए जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, आगे जाकर के वही रास्ता ऐसे एकाएक सबको लेकर के इतना पतला बना दिया। तब एक एक लोग निकलिए, अब एक एक लोग निकलिए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भीड़ लगेगी पहली बात। दूसरी बात, वहां पे अब ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे, है ना। तो ये कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है, ये रेफ्रिजरेंट की संख्याओं को कम करता है। रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या होता है ये समझिए। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है जो एसी फ्रिज में ठंडा करने के लिए हम जिस गैस का प्रयोग करते हैं उसे हम रेफ्रिजरेंट के नाम से जानते हैं। तो रेफ्रिजरेंट की संख्याओं को कम करके उसके प्रेशर को बढ़ाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। यानी कि जितने लोग जा रहे थे उनकी संख्याओं को कम कर देता है और उनके प्रेशर को बढ़ाता है। यानी क्योंकि पीछे से दबाव रहता है ना, भाई जल्दी चलो, भाई जल्दी चलो, भाई जल्दी चलो, तो क्या होता है, उसके प्रेशर को बढ़ाता है, उसकी संख्याओं को कम करके। ये कैपिलरी ट्यूब का व्यास कम होने के कारण है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखिए कभी कैपिलरी ट्यूब में ना प्रेशर ज्यादा नहीं बन सकता। क्यों प्रेशर ज्यादा नहीं बन सकता, अब समझिए कि कोई कांटा है ना, खींच के निकालना है, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, आप उसको निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाते ना, बड़ा थोड़ा सा ही अंदर रहता है लेकिन नहीं निकाल पाते ना। अब सोचिए कि तलवार घुसी है हाथ में और खींचेंगे, इसे पकड़ के खींच लेंगे, एक ही बार में निकल जाएगी ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें जब एकता गैस के साथ नहीं बन पाती ना, तो इस पाइप में दबाव नहीं रहता, इसमें गैस जाती है, आराम से जाती, कोई बात नहीं है, और लंबी भी तो होती है, दूर तक भी तो चलना होता है। तो इस प्रकार से कैपिलरी ट्यूब का कार्य हम ये भी बोलते हैं कि ये प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रेशर को बढ़ाता भी है लेकिन उसकी संख्याओं को कंट्रोल करता है। तो कैपिलरी ट्यूब का कार्य वैसे मुख्य रूप से प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। अब देखिए जब कैपिलरी ट्यूब से गैस निकलकर आगे बढ़ती है तो देखिए कहां जाती, कहां है, एवापोरेटर में। कैपिलरी ट्यूब से गैस जब आगे निकलती है तो जाती है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर ये हमारा पांचवा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एवापोरेटर क्या होता है, एवापोरेटर होता है ना, इसका कार्य होता है कि ये किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को
अपनी तरफ खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का यानी कि ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। यह एवापोरेटर का कार्य होता है। इससे पहले थोड़ा सा आते हैं, देखिए कंडेंसर क्या किया, गैस को वेपर से द्रव में भाप को पानी बनाया ना, फिल्टर छाना, कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल किया, एवापोरेटर क्या करेगा, ठंडा करेगा। एवापोरेटर लगा कहां होता है ये समझिए। एवापोरेटर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग एवापोरेटर को फ्रीजर के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग कूलिंग कॉइल के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग बॉयलर के नाम से बोलते हैं, कुछ एवापोरेटर के नाम से बोलते हैं। तो एवापोरेटर के 4 नाम हैं और किसी भी नाम का यूज करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एवापोरेटर लगा कहां होता है, जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे ना तो सबसे ऊपर देखेंगे कि वो एवापोरेटर लगा होता है। सबसे ऊपर जो मेन होता है ना, जो ठंडा करता है, वही एवापोरेटर होता है, जिसमें हम पानी रखते हैं बर्फ जमाने के लिए, जिसमें हम ऐसी वस्तु को रखते हैं जिसको हमें ज्यादा ठंडा करवाना हो तो वो हम कूलिंग कॉइल में रखते हैं यानी एवापोरेटर में रखते हैं। देखिए क्या होता है, फ्रिज में ठंडा सिर्फ एवापोरेटर करता है। एवापोरेटर के सहारे बाकी सब नीचे के काम करते हैं। जैसे समझिए परिवार में कमाने वाला एक ही है, नीचे बाकी सब खाली खाने वाले हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि एवापोरेटर ठंडा होता है, नीचे के सब कैसे ठंडा होते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे के एक कोने में आप आग जला दीजिए। अब कोने में आग जलेगी तो क्या बाकी जगह पे गर्मी नहीं उसकी फैलेगी ना। उसी प्रकार से एवापोरेटर जब वहां पे एक ठंडी चीज है तो दरवाजा बंद रहता है और वो जो उसकी कूलिंग होती है वो नीचे तक फैलती है, तो इसीलिए नीचे की वस्तु भी ठंडी हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन सबसे जो मेन होता है यानी सब कुछ तो वही होता है, वो होता है एवापोरेटर, और एवापोरेटर ही हमारा मेन ठंडा होता है। तो ठंडा कैसे करता है ये समझिए। देखिए कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में जब भाप को पानी बना के भेजता है ना, वो पानी यहां से निकल के जाता है फिल्टर में ना, पानी को छानता है फिल्टर, पानी को कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल करती है ना, लेकिन वही पानी जब एवापोरेटर में जाता है ना, एवापोरेटर का कार्य क्या होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है। अब समझिए जब किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचेगा ना तो इसके अंदर जो पानी जा रहा है वो पानी क्या होगा, गर्म होगा, और पानी अगर गर्म होगा तो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो यह वस्तु या स्थान की गर्मी को जब खींचता है तो इसके अंदर जो पानी होता है वो फिर से भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वही भाप फिर से पाइप के द्वारा बढ़िया तरीके से आ जाती है इसी सक्शन लाइन में, और सक्शन लाइन से फिर डिस्चार्ज लाइन से वही गैस निकलती है और डिस्चार्ज लाइन से निकल करके कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदल देता है। फिल्टर उसको छान कर शुद्ध कर देता है। कैपिलरी ट्यूब उसके प्रेशर को कंट्रोल कर लेती है। एवापोरेटर ठंडा करता है और फिर से गैस आती है सक्शन लाइन में। देखिए कंप्रेसर के द्वारा किया गया कार्य कंप्रेशन कहलाता है। कंप्रेशन क्या होता है, गैस को एक साइड से खींचना दूसरी साइड से फेंकना, कंप्रेशन कहलाता है। ये कंप्रेशन करता है। कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है, जिसको हम हिंदी में संघनन कहते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में कोहरा पड़ता है यानी हवा को पानी बनाना कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। उसके बाद फिल्टर का देखिए कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, क्योंकि फिल्टर क्या होता है, ये सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है ना। अब समझिए आपको चाय पीना है तो चाय को क्या बिना छाने पिएंगे तो नहीं पियाएगा ना, लेकिन क्या होगा, कचरा वगैरह भी मुंह में चला जाएगा, नुकसान कर सकता है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, बिना हेलमेट के बाइक चलाएंगे तो क्या बाइक नहीं चलेगी, गियर रिवर्स लग जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, सब कुछ बढ़िया तरीके से काम करेगा ना। तो देखिए फिल्टर का जो होता है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। अगर फिल्टर सिस्टम में न लगाया जाए फिर भी हमारा ये पूरा सिस्टम काम कर देगा, लेकिन क्या होगा कि कहीं पर भी इसमें कचरा जम जाएगा तो गैस का बहाव रुक जाएगा, और गैस का बहाव रुक जाएगा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो फिल्टर का इसलिए कोई नाम नहीं। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। इसके द्वारा किया गया कार्य को हम बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस भी इसको हम बोलते हैं। एक्सपेंशन करता है ये, यानी प्रेशर को कंट्रोल करता है। और उसके बाद अगला पार्ट हमारा जो मेन होता है वो एवापोरेटर यानी कूलिंग कॉइल होता है, और एवापोरेटर के द्वारा किया गया कार्य वेपोराइजेशन कहलाता है। ये देखिए ये संघनन करता है, ये वेपोराइजेशन करता है, ये वेपर से द्रव में बदलता है, ये द्रव को वेपर में बदलता है। यही क्रियाएं होती रहती हैं, और हमारी एसी या फ्रिज जो है वो हमारी हमेशा ठंडा करती रहती है। इसमें देखिए एसी फ्रिज में ना कभी भी गैस खत्म नहीं होती है। अगर कोई कह रहा है गैस खत्म हो गई ना, ये गलत बात है। गैस तो कभी खत्म ही नहीं होती। होने का मतलब क्या हुआ, लीक हो जाता है। कोई कहता है नहीं गैस लग रहा है कि कम हो गई, हमारी फ्रिज ठंडा कम कर रही है तो इसका मतलब है कि गैस कम हो गई। अरे भाई गैस कम नहीं हुई है। गैस अगर कम हो जाएगी, निकलेगी तो पूरा निकलेगी कि थोड़ी सी हुई में छूट जाएगी। अब सोचिए कि ये पूरी सिस्टम पैक है, अब कहीं से हम लीकेज कर दे रहे हैं, तो जब गैस इसमें से निकलेगा तो आधी निकलने के बाद का पैक हो जाएगा कि निकलेगा तो पूरा निकलेगा। ऐसा तो नहीं आधी निकला आधी रुक गया, भाई अब आधा रहेंगे हम थोड़ी दिन ठंडा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गैस निकलेगी तो पूरा निकलेगी, रुकेगी तो पूरा रुकेगी।
सकेगी। और गैस की लाइफ की कोई सीमा नहीं कि नहीं 2 साल में ये खराब हो गई, 3 साल में, नहीं, ये लाइफ टाइम चल सकती, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिज को आप बढ़िया तरीके से रखे रहिए, वो गिरे ना, वो किसी प्रकार से लाइट कम या ज्यादा ना आए, वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाओ तो उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो लाइफ टाइम बढ़िया तरीके से कार्य करती रहेगी। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारे सिस्टम जो है वो कार्य करता है। तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव रह गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्दी नई वीडियो आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत